नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्तमान में जो चल रहा है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का कुछ पार्ट आपको कल करवा दिया गया था। कल हमारी जेनेटिक्स की पहली क्लास थी, अनुवांशिकता अनुवांशिकी की पहली क्लास थी। उसमें हमने सामान्य जेनेटिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन और संबंधित वैज्ञानिकों के जो तथ्य थे, किसके ऊपर थे, अनुवांशिकता के ऊपर, वो हमने कल कर दी। कल के हमारे टॉपिक के दौरान हम पढ़ रहे थे मेंडल एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने पढ़ रहे थे। प्रयोग कौन कौन से थे एक्सपेरिमेंट के अंदर? हमने पहला एक्सपेरिमेंट जो था, पहला प्रयोग जो था मेंडल का, वो किस नाम से किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। पढ़ा बेटा अपन ने? हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, एकल संकर संकरण के बारे में पढ़ा। बता दिया हमने कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संपन्न होने वाला क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है। इसके अंदर हम किसी एक लक्षण के, हम किसी एक कारक के दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। इसके लिए हमने किसका चयन किया था? हमने चयन किया था लंबाई का। किसका चयन किया था बेटा? लंबाई का चयन किया था। लंबाई क्या है हमारे पास में? एक लक्षण है और इसके दो कारक कौन कौन से थे बेटा? एक को हमने बोला लंबा पौधा और एक को हमने बोला बौना पौधा। ये लो, बौना पौधा। सुनोगी बात बेटा? तो एक लक्षण है, इसके दो कारक हो गए हमारे पास। एक कारक हो गया, नॉर्मली मैं बात बोलता हूं कि लंबाई कितनी है, या अपने बोलेंगे उसका साइज कितना है। हम लंबाई के लिए बोलेंगे तो वो लंबा कितना है, या तो वो लंबा हो गया तो बोल दिया हमने कैपिटल डी, कैपिटल डी। अगर ये बोना पौधा तो हमने बोल दिया स्मॉल डी, स्मॉल डी। किसी भी कारक को, किसी लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए ये जो संकेत आप पढ़ रहे हो, इन संकेतों के बारे में एक शाखा आती है जिसका नाम होता है संकेत अनुवांशिकी, साइन जेनेटिक्स। संकेत अनुवांशिकी का मतलब था किसी भी कारक को व्यक्त करने के लिए, प्रभावी कारक को व्यक्त करने के लिए कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अप्रभावी कारक को व्यक्त करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। इनके बारे में विवेचना अपने कौन से भाई साहब ने बताया था? टीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया था बेटा। तो टीएच मॉर्गन ने इन संकेतों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जितने भी प्रभावी कारक होंगे, प्रभावी कारकों के लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करोगे? कैपिटल शब्द का प्रयोग करोगे। और अप्रभावी के लिए आप किसका प्रयोग करोगे बेटा? स्मॉल लेटर का प्रयोग करोगे। तो ये लगी स्मॉल लेटर हो गया। ओके, समझ आ गया? फिर उसके उपरांत मैंने बताया था कि जब भी हम F1 पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, F1 पीढ़ी किस प्रक्रिया का परिणाम होती है? स्वपरागण का या परपरागण का? आप किस प्रक्रिया का परिणाम हो? किसका हो? परपरागण का नहीं हो, पौधे नहीं हो आप। मैंने फिर बोला था, ये सिर्फ एक पहचान के लिए बोला था मैंने शब्द। मैंने ये नहीं कहा कि आप पे परपरागण होता है। परपरागण होता है तो सृष्टि बदल जाएगी आपकी सबकी। तो F1 पीढ़ी प्लांट के अंदर किसका परिणाम है? बोलेंगे परपरागण का। किसका परिणाम है बेटा? परपरागण का। बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये लो, दो विभिन्न लिंगों के मध्य हमारा निर्माण कैसे होता है? दो विभिन्न लिंगों के मध्य निषेचन प्रक्रिया के उपरांत हमारा निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? हमारी फॉर्मेशन ऐसी हुई है, किसी एक के द्वारा तो नहीं हुई। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा जन्म केवल पिता द्वारा हुआ है। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते हमारा जन्म केवल माता द्वारा हुआ है। नहीं, हमारा जन्म द्विपैतृकीय है। क्या बोलेंगे? द्विपैतृकीय, बाई पेरेंटल कैरियोजेनेसिस, केंद्रक द्रव्य संलयन के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। कोशिका द्रव्य संलयन के द्वारा निर्माण नहीं हुआ हमारा। ये बात याद रखना ही। अगर कोशिका द्रव्य संलयन के द्वारा होता, हम उसे बोलते कोशिका द्रव्य वंशागति। क्या बोलते?
कोशिका द्रवई वंशागति, कोशिका द्रवई वंशागति कभी भी द्विपैतृकीय नहीं होती। कोशिका द्रवई वंशागति कैसी होती है? एकल पैतृकीय होती है। कैसी होती है? एकल पैतृकीय होती है। हाँ, ये कह सकता हूं कि आपके शरीर की अगुणित कोशिका को छोड़कर आपके शरीर की अगुणित कोशिका कौन है? नर में पूरी बॉडी के अंदर कौन सी कोशिका अगुणित है? वृषण। क्या बोलोगे? वृषण नहीं, वृषण के अंदर निर्मित होने वाला शुक्राणु अगुणित है। कौन है? शुक्राणु अगुणित है। और मादा में अंडाशय में निर्मित होने वाला अंडाणु अगुणित है। बाकी आपकी बॉडी सारी कैसी है? द्विगुणित। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? द्विगुणित। आपके शरीर की किसी एकल कोशिका को लेकर उसके द्वारा दूसरा राम प्रताप तैयार कर दूं मैं, क्या बोलूंगा मैं इसको? मैं आपके जैसा, आपकी सेम शक्ल का हूबहू बन जाएगा। क्या है ये? ये क्लोन है। क्या है ये? क्लोन है। समझाइए बात बेटा? क्लोन एकल पैतृकीय होता है, वो आपकी सेम आपकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। कंफर्म? तो F1 पीढ़ी किससे बन रही है? पर परागण के द्वारा। और F2 पीढ़ी किसके द्वारा बन रही है? कोई बात नहीं करते हैं, तो ये भी अच्छी बात पता लग गई। F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा? बोलो बेटा। बोलेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया का परिणाम, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसके अंदर हमने क्या देखा था बेटा? जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास में दो प्रकार के, क्या दिक्कत हो रही है इसको? दो प्रकार के हमारे पास में क्या मिल रहे हैं बेटा? अनुपात प्राप्त हो रहे हैं। एक को बोलते हैं फिनोटाइप, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसे? क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। दूसरे का नाम क्या है? जीनोटाइप। और जीनोटाइप का क्या नाम बोलेंगे अपन इसको? जीन प्रारूप। क्या बोलेंगे बेटा? जीन प्रारूप। तो कोई मुझे बताएगा कि लक्षण प्रारूप कितना था? कितना प्राप्त हुआ था लक्षण प्रारूप? 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए थे और एक पौधा क्या था? बौना था। तो अनुपात क्या रहेगा इसका? 3:1। लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप तेरे को देख के, तेरे बाह्यतम लक्षण को देखकर तेरे बारे में जो मैं अनुपात तय करूंगा वो क्या है? इसका लक्षण प्रारूप। क्या बोला था मैंने? किसी भी पादप अथवा जंतु का बाह्य आकारिकीय स्वरूप का अध्ययन प्राप्त करना लक्षण प्रारूप कहलाता है। और जेनेटिक जीनोटाइप, जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है? किसी जीव अथवा पादप की अनुवांशिक संरचना का जो संगठन होता है उसे क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप बोलेंगे। तो जीन प्रारूप में हमें क्या प्राप्त हुआ था? एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे, फिर एक पौधा शुद्ध बौना। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। टोटल युग्म कितने बने हमारे पास में? कितने बने यहाँ पे? यही पढ़ा था। लगाओ आज की हेडिंग, नया पॉइंट, नई हेडिंग लिखो भाई। मोनोहाइब्रिड का निष्कर्ष, एकल संकर संकरण का निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का। डेट डाल लेना इसके लिए कि आज सर ने हमें कौन सा टॉपिक करवाया था। निष्कर्ष करवाने जा रहा हूं। किसका निष्कर्ष करवाने जा रहा हूं मैं? एकल संकर संकरण क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 निष्कर्ष निकलते हैं बेटा इसमें। बात एक ही है। इसे एकल कारकों का निष्कर्ष भी कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा इसको? एकल कारकों का निष्कर्ष भी बोला जाता है। ये लो, इसे प्रभाविता का निष्कर्ष भी कहा जाता है। प्रभाविता का निष्कर्ष भी कहा जाता है। ये 2 निष्कर्ष है। एकल कारकों का निष्कर्ष अथवा एक लक्षण के 2 कारकों का निष्कर्ष। 2 कारकों का
निष्कर्ष भी कहा जाता है। शाबाश बेटा। कौन सा बच्चा बताएगा कि कारक को जीन नाम किसने दिया था? कारक को जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। कारक को एलिमेंट नाम किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। कन्फर्म हो गया बेटा? पता लग गया? अब बात आती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, क्वेश्चन आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप हिंदी में लिखेंगे एकल संकरण संकरण। एकल संकर संकरण किस पे आधारित होता है? इसका आधार क्या है? इसका आधार किसे माना गया है? इसका आधार किसको मानेंगे बेटा? अरे बताओ। प्रभाविता का नियम। क्या बोलेंगे बेटा? प्रभाविता का नियम। ये लो, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लो मित्रों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का हमने कौन सा प्रयोग पढ़ा था पहले? ये बताओ। पहला प्रयोग ये कौन सा था बेटा? मेंडल का पहला प्रयोग मेंडल के कौन से नियम पर आधारित होता है? अरे बोलो। प्रभाविता के नियम पर आधारित होता है। कंफर्म हुआ? डेफिनेशन लिखो बेटा प्रभाविता के नियम। कल लिखवा दी है, लिखनी है? प्रभाविता के नियम की डेफिनेशन लिखो बेटा। शाबाश। एकल संकर संकरण की जो परिभाषा थी ना, वही प्रभाविता का नियम। लिखो, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर, लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर F1 पीडी में, F1 पीडी में, F1 पीडी में प्रभावी तथा अप्रभावी कारक, प्रभावी तथा अप्रभावी कारक संकर संतति के रूप में प्राप्त होते हैं। संकर संतति के रूप में प्राप्त होते हैं। संकर संतति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रभावी कारक, जिसमें प्रभावी कारक, इसमें प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को, अप्रभावी कारक को अप्रभावी कारक को व्यक्त नहीं होने देता, व्यक्त नहीं होने देता है, व्यक्त नहीं होने देता है। इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। व्यक्त नहीं होने देता है, इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब सुनो भाई जान, प्रभाविता का नियम। बेटा एक चीज समझ में आई आपको? प्रभाविता के नियम के अंदर हमने इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने मेंडल के प्रयोग पढ़ रहे थे। पहला प्रयोग एकल संकर संकरण था, अंग्रेजी में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने उसको विस्तार पूर्वक बता दिया। हमने बताया कि एकल संकर संकरण प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के कौन से नियम पर आधारित होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो प्रभावी कारक है ये अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता। कैसे? क्या बना इसका? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। यही था बना। हमने दो कारक बनाए थे, कैपिटल डी लंबा, कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, और उसके बाद में स्मॉल डी, यही बनाए थे हमने। इसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध लंबा। इसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध बौना। इन दोनों को मैंने संकर लंबा क्यों कहा है?
शंकर बोना क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार ये प्रभावी कारक इस अप्रभावी कारक को व्यक्त नहीं होने देता। एक लंबा 7 फुट का जवान है, क्या कर लोगे आप उसका? नहीं कर पाओगे ना। बलपूर्वक वो हमसे प्रबल है, शक्तिशाली है, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हमारा उसके सामने वर्चस्व क्या है? वो 0 है। वो अलग बात है कि हम बहुत सारी गतिविधियां जानते हैं, हम उसको गिरा भी सकते हैं, वो हमारी कला है। ठीक है बेटा, सुन की बात ध्यान से, क्योंकि हम पीटीआई के टच में लग रहे हैं ना, इसलिए। तो प्रभाविता का नियम ये पता हो गया, क्लियर हुआ? ये प्रभाविता का नियम है। अब इसके बारे में क्या है और सुनो। अब देखो, अब प्रभाविता का नियम बता दिया। अब नया वर्ड क्या आएगा कि प्रभाविता का नियम शुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध नहीं है। हम लिखेंगे प्रभाविता का नियम अपवाद ग्रस्त है। आ जाओ भाई, बात नया कांड निकल गया, अपवाद ग्रसित है। ठीक है, शुद्ध नियम नहीं है ये, परफेक्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा कि प्रभाविता का नियम शुद्ध क्यों नहीं है। चलते हैं अपन इसके बारे में, प्रभाविता के नियम के बारे में। अब देखो ध्यान से, यहां मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं प्रभाविता, डोमिनेंसी। प्रभाविता को बेटा 3 भागों में बांटा गया। पहले सुने ध्यान से, उसके बाद में लिखिए। 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है? हमने बोला पूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश टर्म साथ साथ में लिखनी है। दूसरा अपूर्ण प्रभाव। चलो बीच में अपने ना कुछ और डाल देते हैं, सुंदर सा बढ़िया सा डालते हैं। ये लो जी, इसको लिख दिया हमने सह प्रभाविता। ये लो महाराज, तीसरे नंबर पे आ गई अपूर्ण प्रभाविता। ले लो महाराज, प्रभाविता के नियम के तो 3 अपवाद पड़े हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये अपवाद है, इसके एक्सेप्शन है। ये प्रभाविता के नियम के अपवाद है। पूर्ण प्रभाविता इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जो मेंडल का नियम पढ़ दिया, प्रभाविता का नियम पढ़ दिया, उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रभाविता। तो पूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है? प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव व्यक्त करता है, उत्पन्न करता है। किसके ऊपर करेगा बेटा? ये अप्रभावी कारक। याद रखोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, शब्द को पढ़ने में कोई दिक्कत। पूर्ण प्रभाविता है तो पूर्ण प्रभावी है, अप्रभावी कारक के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा ही। जैसा कि हमने एकल संकर संगठन प्रयोग में पढ़ा, जैसा कि हमने प्रभाविता के नियम के अंदर पढ़ा। अभी चलता हूं मैं सेकंड पार्ट। क्या चीज है ये? जबरदस्त अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। सुने ध्यान से कैसे। सप्रभाविता को इंग्लिश में कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है बेटा? कोडोमिनेंस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रभाविता को कंप्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस बोले। याद रखोगे, इसको अंग्रेजी के अंदर ये कहा जाता है। इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता को क्या बोलेंगे बेटा अपन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये लो मित्रों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोले। कोई प्रश्न नहीं आता, कोई दिक्कत किसी को? 3 अपवाद पड़े हुए हमारे पास में, 1 2 3। एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी बोर्ड के मुताबिक 2 ही है, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ये तो मैंने मेरी मर्जी से लिखा है, क्योंकि फंडामेंटल में पढ़ाते हैं हम इसके बारे में, तो ये इसी को ही बता रहा है। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। इसको अब मैं शॉर्ट नोट प्रश्न करवा रहा हूं, शॉर्ट की, लंबा ना पढ़ा जाए, छोटे को पढ़ो, उत्तर क्लिक करो। सप्रभाविता का मतलब क्या? देखो ध्यान से समझो। सह मैंने साथ साथ, प्रभाविता
अब सात 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 सात, दो चीजों के बीच में बात हो रही है, इसके और इसके। इन दोनों के अंदर कोई अप्रभावी है क्या? अप्रभावी है क्या? नहीं है। क्या बोला इसने? सह प्रभाविता। इसमें दोनों कारक क्या होंगे बेटा? पहली बात सुनो, दोनों कारक क्या होंगे? प्रभावी होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लक्षण है। इसमें कोई अप्रभावी कारक होगा ही नहीं, इसमें अप्रभावी कारक होगा ही नहीं। दोनों कारक क्या होंगे बेटा? प्रभावी होंगे। ओके, अब बात आती है, क्या सप्रभाविता समयुग्मजीय अवस्था में आती है या विषम युग्मजीय अवस्था में आती है? इसके प्रश्न आया हुआ है। तो क्या बोलोगे, सप्रभाविता कब आएगी? विषम युग्मजीय प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था में बेटा? विषम युग्मजीय प्रावस्था में प्रकट होती है। हमेशा ध्यान देना, विषम युग्मजीय प्रावस्था में प्रकट होती है। कन्फर्म याद हुआ? समझ में आया? पहला टॉपिक क्या है? सहप्रभाविता। सह मतलब साथ साथ प्रभावी, अप्रभावी का रोल ही नहीं है। तो प्रश्न आएगा, आनुवंशिकता की किस विधि में, आनुवंशिकता की किस विधि में अप्रभावी कारक सम्मिलित नहीं होता? सहप्रभावी। आनुवंशिकता की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से विषम युग्मजीय प्रभावी प्रावस्था में प्रकट होती है? तो क्या बोलेंगे? सहप्रभावी। ये क्वेश्चन है, सुन लेना रिकॉर्डिंग के अंदर कि सर ने क्या बोला था, लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर एक्स्ट्रा करके। क्लियर हो गया? तो सहप्रभाविता प्रावस्था को यदि मैं सम्मिलित रूप से बोलूं तो उसको क्या बोलूंगा? विषम युग्मजीय प्रभावी। क्या बोलूंगा बेटा मैं? ये हमेशा विषम युग्मजीय प्रभावी प्रावस्था होती है, प्रभावी प्रावस्था में पाई जाती है। हमेशा इस रूप में आएगी जब भी आएगी। समझ में आ गई? यही क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सहप्रभाविता क्या है? कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता का मतलब क्या है? कि दो युग्मक हैं, दोनों प्रभावी हैं, अप्रभावी इसमें है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि सहप्रभाविता प्रावस्था में युग्मकों की स्थिति कैसी पाई जाती है? क्या समयुग्मजीय पाई जाती है या विषम युग्मजीय पाई जाती है? कन्फर्म हुआ? ये सामान्य तौर के ऊपर इसके अंदर क्वेश्चन है। इस फैक्ट के अंदर मैं कुछ आगे एग्जांपल लिखवा रहा हूं। इस सहप्रभाविता के अंदर मैंने लिखा सहप्रभाविता, इसमें बेटा आपसे क्या क्या एग्जांपल पूछे जा सकते हैं? हम लिखेंगे विषम युग्मजीय, आपने लिख रखा है, मत लिखना, विषम युग्मजीय प्रभावी अवस्था, प्रभावी अवस्था दोनों कारक एक दूसरे के साथ साथ पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये लो, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसमें आपकी एनसीईआरटी बोर्ड आपको कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने के लिए बाध्य कर रही? नंबर 1 आप पढ़ोगे रक्त समूह ABO, ब्लड ग्रुप ABO। नंबर 2 मवेशियों का चितकबरा रंग, का चितकबरा रंग। उनकी बात है। तीसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ोगे? सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। ये तीनों प्रकार की प्रावस्थाएं जो है ये किस अवस्था को प्रकट करती हैं? पूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या कोई नहीं? किसको प्रकट करती है ये?
सह प्रभाविता को प्रकट करती हैं। अभी सिखाता हूं कैसे प्रकट करेंगे। क्लियर हुआ? सह प्रभाविता के ये 3 उदाहरण हैं, आपके एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर दिए हुए हैं बेटा। ये लो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर जेट एंड सीयूटी, दोनों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे? तो अभी मेरे को सह प्रभाविता के अंदर एग्जांपल लेना है, ठीक है? तो अगर कोई इसकी परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेगा? विषम युग्मजीय प्रभावी अवस्था में दोनों कारक एक दूसरे के साथ साथ अपना प्रभाव बोलते हैं। क्या है? सह प्रभावी। सह प्रभाविता का मतलब क्या है? एक यदि बॉडी बिल्डर है तो दूसरा दिमाग से तेज है, दोनों मिलके काम करेंगे तो बोलेंगे सह प्रभाविता, को डोमिनेंसी। क्या बोलेंगे? को डोमिनेंसी बोलेंगे। ये है इसकी डेफिनेशन। क्लियर? आगे चलूं मैं। अभी पहला एग्जांपल करवाने जा रहा हूं आपको मैं, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। करूं स्टार्ट? हाँ जी, देखें, ये लो, पहले तो बात आती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? क्या बोलेंगे? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। ये खोज करता है बेटा इसकी। ब्लड ग्रुप के टाइप्स की बात करते हैं तो कितने प्रकार के हैं ब्लड ग्रुप बेटा? कितने प्रकार के हैं ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। याद रखोगे? लग गया पता? अब सुनो ध्यान से। ब्लड ग्रुप ए बी ओ के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। इतनी डाल देता हूं मैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इनके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो मैंने लिख दिया यहां पे कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। इन्होंने खोज किसकी की थी बेटा? इसकी, इसकी और इसकी। कौन बच गया? आ जाओ। ब्लड ग्रुप ए बी की खोजकर्ता कौन थे? डी कॉस्टले एंड स्टुरली। ये थे खोजकर्ता ब्लड ग्रुप ए बी, डी कॉस्टले एंड स्टुरली। समझ आया? क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, रक्त समूह हमारे अंदर कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? बोल के बताओ। क्या ऐसे ही किताबें बोलती हैं? फटाफट बोलो, क्या बोलोगे? ए बी ओ ऐसे ही बोलोगे? अरे ऐसे ही बोलोगे। सामान्य तौर पे इनको क्या बोला जाता है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ऐसा ही लिखा होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। पहले बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए, फिर बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी, फिर बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, फिर बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। समझ आया? आया समझ? तो क्या बोलने में चारों नाम बोलते हो? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी ओ। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये सामान्य इसकी जानकारी है। फिर टाइप्स में आते हैं बेटा अपने। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग से हेडिंग डालेगा। हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप ए बी ओ के बारे में। जानकारी सुने पहले ध्यान से। पहला क्वेश्चन कि इसके कितने युग्म विकल्प हैं? ब्लड ग्रुप ए बी ओ के कितने युग्म विकल्प पाए जाते हैं? कितने युग्म विकल्प पाए जाते हैं, मतलब एलील कितने? अरे बोलो, कितने एलील्स होते हैं इनके? ब्लड ग्रुप ए बी ओ के कितने एलील्स होते हैं? एलील का मतलब जानते नहीं? क्या बोला था मैंने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइटम देखोगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आया, कितने लक्षण प्रारूप है इसके? ब्लड ग्रुप ए बी ओ के लक्षण प्रारूप की संख्या बताओ।
फिर आएगा ब्लड ग्रुप एबीओ के जीन प्रारूप की संख्या बताओ। जीन प्रारूप, सारे क्वेश्चन पड़े हुए आपके पास। ब्लड ग्रुप एबीओ के एलील कितने होते हैं, युग्म विकल्पी कितने होते हैं, लिखो 3। लक्षण प्रारूप कितने होते हैं, लिखो 4। जीन प्रारूप कितने होते हैं, लिखो 6। अब मैं सिद्ध करके बताता हूं कि युग्म विकल्पी एलील कैसे, 1 2 3 युग्म विकल्पी। लक्षण प्रारूप ए अलग है, बी अलग है, ए बी अलग है, ओ अलग है। 1 2 3 4 4। जीन प्रारूप में क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जीनोटाइप के अंदर पढ़ोगे बेटा। तो जीनोटाइप में कितना आएगा ये बता रहा हूं आपको मैं, ये अभी ऑप्शन हमारे लिए पड़ा हुआ है, अभी आप सब बच्चों ने उतार लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो ध्यान से, इधर देखो। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, ए के लिए क्या क्या हो सकता है, आई ए, आई ए, आई ए, आई जीरो। बी के लिए आई बी, आई बी कोमा, आई बी, आई जीरो। ए बी के लिए क्या बोलोगे बेटा, आई ए, आई बी। ओ के लिए क्या बोलोगे, आई जीरो, आई जीरो, आई जीरो, आई जीरो। 1 2 3 4 5 6। तो ब्लड ग्रुप एबीओ के लिए कितने जीनोटाइप हो गए बेटा, कितने जीन प्रारूप हो चुके हैं, अरे बेटा कितने हुए, 6 हो गए। यदि हम इनको बाह्यतम रूप से देखें, बाह्यतम लक्षणों को देखेंगे, बोलेंगे लक्षण प्रारूप 1 2 3 4, क्या हो गया ये, लक्षण प्रारूप। यदि हम इनको डायरेक्ट बोलेंगे ब्लड ग्रुप एबीओ 1 2 3, तो युग्म विकल्पी कितने हो जाएंगे, 3। लक्षण प्रारूप कितने हो जाएंगे, 4। और जीन प्रारूप कितने हो जाएंगे, कैसे, ये पूरा कारक क्या है, शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये संकर शुद्ध, ये भी क्या है, ये भी संकर शुद्ध। ये वाला क्या है बेटा, ये संकर प्रभावी है, आई ए और आई बी, ए बी के लिए। और ये कौन सा है, पूर्ण रूप से है प्रभावी, क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से है प्रभावी हो जाएगा। इसको आप कई किताबों में कुछ ऐसा भी दिया होता है, अकेला, 2 नहीं अकेला दिया होगा। तो ये कंप्लीट रूप से क्या मिलेगा आपको, अप्रभावी मिलेगा। इसकी ज्यादा विवेचना पड़ेगी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर, लेकिन यहां क्वेश्चन जो है इतना आपके लिए इनफ है। देखें थोड़ा सा, तो ब्लड ग्रुप के लिए अपना सबसे शानदार क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गया है। कार्ल लैंडस्टीन और वीनर खोज करता थे, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, बोल दिया लक्षण प्रारूप 4 है। अगर हम इसके युग्म विकल्पी या एलील के बारे में देखेंगे, तो किसी भी रक्त समूह के लिए हमने बोल दिया ए बी ओ को हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ए बी ओ। तो कितने हो गए युग्म विकल्पी इसके, 3। और जीन प्रारूप की बात करेंगे तो ए के लिए क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप ए के लिए कितने जीन प्रारूप होते हैं, ब्लड ग्रुप बी के लिए कितने जीन प्रारूप होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी के लिए कितना जीन प्रारूप होता है, 1। ब्लड ग्रुप ओ के लिए कितना जीन प्रारूप होता है, 1। अकेले का भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट आपसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ के बारे में डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई डाउट है किसी बच्चे को, तो हमारा सह प्रभाविता का पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब बताता हूं सह प्रभाविता में जाएगा कैसे, क्या लिया, देखो भाई ध्यान से, ब्लड ग्रुप ए ले लिया, क्रॉस करवाना है किसके द्वारा, ब्लड ग्रुप बी के लिए, ब्लड ग्रुप बी का क्रॉस करवा रहे हो, क्या लोगे इसके लिए, कैपिटल दोनों को यदि मैं सम्मिलित रूप से क्या बोलूं, क्या बन गया, ये बना या नहीं बना, बन गया बेटा। तो
कहने का मतलब कुल मिला के है कि दोनों कारक हमारे पास में प्रभावी आ रहे हैं और दोनों प्रभावी कारक विषम युग्मजीय प्रावस्था में। विषम युग्मजीय कैसे हुआ? ये आई ए है, ये आई बी है, तो आपने क्या बोल दिया? विषम युग्मजीय प्रभावी प्रावस्था में दोनों कारक एक साथ अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ना ये इसको प्रभावित कर रहा है, ना ये इसको प्रभावित कर रहा है। इसे बोलते हैं सह प्रभाविता। क्या बोलते हैं? अब बताओ कि क्या ये प्रभाविता के नियम पर आधारित है? नहीं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता। यहां तो दोनों ही प्रभावित है। हो गया ना प्रभाविता का नियम अशुद्ध। अब लग गया पता कि प्रभाविता का नियम शुद्ध नहीं होता। कैसा होता है? अपवाद ग्रसित, अशुद्ध होता है। हाँ, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है? रक्त समूह में यूनिवर्सल डोनर कौन सा है बेटा? ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव? कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। उनकी बात ध्यान से, यदि पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है बेटा? ग्राही। क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? ग्राही। इसको छोड़ो, आप इसके मत जाओ, क्योंकि ये करवाऊंगा तो मेरे को थोड़ा और करवाना पड़ेगा। आप इतना लिख लो बस, कॉमन ओ और ए बी। इसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव की चर्चा जब मैं आरएच फैक्टर करवाऊंगा वहां बड़े सुंदर तरीके से करवाऊंगा आपको, बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी फ्रंट पे इतना याद रखो आप। ये लो जी, ये हो गया रक्त समूह का ए सह प्रभाविता कारक पता चल रहा है। कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया ये? अरे कौन सा ब्लड ग्रुप बन चुका है? ए बी बन चुका है। क्लियर है? विषम युग्मजीय प्रभावी प्रावस्था यहाँ पाई जाती है। कन्फर्म हुआ? सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा मैं, मवेशियों का रंग। आ जाओ भाई, दूसरा रंग, मवेशियों का कलर। मवेशियों का यदि हम रंग की विवेचना करें, हालांकि करने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं कर देता हूं यहाँ पे मैं। जैसे हमने क्या लिया? हमने ब्लैक ले लिया बुल और व्हाइट ले ली हमने काऊ। क्या ले लिए बेटी? यहाँ पे काऊ ले लिया। बुल के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? कैपिटल बी, कैपिटल बी। क्रॉस किससे करवा रहे हो? कैपिटल सी, कैपिटल सी। दोनों को मिलाया क्या बना? कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। चाहे तो एक बी सी लिख दो, चाहे दोनों बी सी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये प्राणी है, यहाँ पे पर परागण नहीं लिख सकता। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? विपरीत लिंग के मध्य क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? विपरीत लिंग के मध्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ब्लैक बुल ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? मेल का। और व्हाइट काउ ये किसका कर रही है बेटा? फीमेल का। दोनों को मिलाया, दोनों से क्या मिला हमें? F1PD में यदि काले बैल का क्रॉस सफेद गाय से करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतति कैसी पैदा होती है? अरे कैसी होती है? चित्त कबरा प्राणी प्राप्त होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका पंजाबी में या हिंदी में बोल देते हैं, डब खड़बी बोल देते हैं। काले और सफेद बीच में धब्बे पाए जाएंगे। तो ये बेटा क्या है? सह प्रभाविता का लक्षण है एक प्रकार का। ठीक जनाब, समझ में आया? इस प्रकार से सह प्रभाविता अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। सेम प्रकार आता है एमएन ब्लड ग्रुप के अंदर आता है, या हम कह सकते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैंने केवल एग्जांपल दे दिया है, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया को हम पढ़ेंगे अलिंग गुणसूत्रीय में, सॉरी कायिक गुणसूत्रीय विकारों में पढ़ेंगे अपने। यहाँ पढ़ते हैं ना अपने हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, वहां पढ़ाऊंगा मैं। वर्णांधता वहां पढ़ाऊंगा तो टॉपिक हमारा रिपीट आएगा ही आएगा, हम यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बेटा पता लग गया आपको? ये दो एग्जाम्पल हो गए बेटा। किसके पढ़ रहे हैं बेटा? अभी तक अपने सह प्रभाविता के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा सिकल सेल अनीमिया है, लिख लेना, लिखाया हुआ। चलता हूं बेटा मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है क्या आगे बेटा? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? इसके खोजकर्ता कौन है बेटा? अरे कौन है?
कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने खोज किसके अंदर की गई थी? किसमें की थी? की तो थी मिराबिलिस लापा में, लेकिन मिराबिलिस लापा एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? डॉग फ्लावर। क्या लिखा हुआ है? डॉग फ्लावर, कुत्ता पुष्प कहते हैं बेटा इसको। ये लो जी, इसे कहते हैं कुत्ता पुष्प। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस। सामान्य नाम इसको आप और क्या बोल सकते हो? स्नैपड्रैगन। क्या बोल सकते हो बेटा? स्नैपड्रैगन के नाम से आप जानते हो इसको। तो कार्ल कॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी डॉग फ्लावर में। डॉग फ्लावर का दूसरा वैज्ञानिक नाम है एंटीराइनम मेजस। इसको स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। और वैसे ये माना गया है स्टार्टिंग की जो इसके अंदर इसने डिस्कवरी की थी, अपूर्ण प्रभाविता की थी, वो कहाँ की थी बेटा? इन्होंने कहाँ की थी? मिराबिलिस जलापा नामक पादप में। किसने की थी? कार्ल कॉरेंस ने। एक चीज और लिखेगा, जहां हमने मेंडल के 3 नियमों का पुनरुत्पादन करवाया था ना 1900 के अंदर, मैंने करवाया था। 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल कॉरेंस आया था, ह्यूगो डी व्रीज आया था, इरिक वॉन शेरकमार्क आया था। वो पेज निकालो, निकालो निकालो फटाफट, वो पेज निकालो कहां पे है। उस पेज के अंदर कार्ल कॉरेंस के नीचे देखो मैंने क्या लिखवाया, मक्का लिखवाया है कि मिराबिलिस जलापा लिखवाया हुआ है? मक्का लिखवाया मैंने यहाँ पे? नहीं लिखवाया। 1900 के अंदर कार्ल कॉरेंस ने जब नियमों का पुनरुत्पादन किया था ना, ये मुझे डाउट था, तो उन्होंने मक्का प्लांट के अंदर डिस्कवरी की थी बेटा, मक्का पादप। इन्होंने मक्का पादप में खोज करके मेंडल के नियमों को सिद्ध किया था इन्होंने। मक्का लिख लेना वहां पे, मक्का काटना मत, मिराबिलिस लापा को काटना मत, वो इसका पर्सनल एक्सपेरिमेंट का इन्होंने अपने किए थे, लेकिन मक्का पादप था। जैसे इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर ह्यूगो डी व्रीज ने किया था, फ्लोरा नामक पुस्तक लिखी थी ना? हाँ, सेम उसी प्रकार से। तो अभी मैं चल रहा हूं बेटा अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। ये देखो, लो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। अब पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे? देखो पहले सुनो ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? कार्ल कॉरेंस ने क्या किया? स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन आप लिख सकते हो कुत्ता पुष्प। कुत्ता पुष्प के अंदर इसने 2 प्रकार के फूल देखे। एक थे बेटा रेड फ्लावर। कौन से बेटा? रेड फ्लावर। रेड फ्लावर का क्रॉस करवाया इन्होंने व्हाइट फ्लावर के साथ। इसके साथ में करवाया बेटा व्हाइट फ्लावर के साथ। रेड फ्लावर के लिए क्या नाम दिया गया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। दोनों में क्रॉस हुआ, क्या बना? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कौन सी जनरेशन है ये? F1 जनरेशन। ये लो मित्रों, F1 जनरेशन है। और ये कौन सी थी? पेरेंटल, जनक। जनक पीढ़ी थी बेटा। इसको बोलते हैं जनक पीढ़ी, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। स्वपरागण लिखूं कि परपरागण लिखूं? क्या बोलूं? परपरागण। कौन सी पीढ़ी मिल गई हमें? अरे कैसी मिल गई? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी हमेशा कैसी होती है? कैसी होती है बेटे? यहां थे लाल पुष्प, यहां थे सफेद पुष्प, यहां पुष्प कैसे होंगे? कैसे होंगे? छोरियो, रंगों के बारे में तुम जानती हो, बताओ। लाल फूल को सफेद से मिलाने पर क्या बनता है? गुलाबी। गुलाबी गैंग आ गई यहाँ पे, ये पिंक फ्लावर बन गया। अब तुम मुझे बता, क्या ये गुलाबी पुष्प जो है ये अपने जनकों के साथ में कोई समानता प्रदर्शित करता है? करता है क्या? कैसे करता है?
लाल लाल होता है, सफेद सफेद होता है, ये गुलाबी है, नहीं करता। तभी तो क्या बोला हुआ है, अपूर्ण प्रभाविता। तो बताओ प्रभाविता के नियम शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखो लिखो लिखो। कार्ल कॉरेंस के अनुसार, कार्ल कॉरेंस के अनुसार, कार्ल कॉरेंस के अनुसार अनुसार लाल पुष्प अथवा सफेद पुष्प, लाल पुष्प अथवा सफेद पुष्प, लाल पुष्प अथवा सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस करवाने पर, के मध्य क्रॉस करवाने पर F1 पीडी में, F1 पीडी में गुलाबी पुष्प युक्त, गुलाबी पुष्प युक्त संकर प्रजाति प्राप्त होती है, संकर प्रजाति प्राप्त होती है। जो कि अपने जनकों के साथ, अपने जनकों के साथ, जनकों के साथ असमानता प्रदर्शित करती है, के साथ असमानता प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। अर्थात गुलाबी पुष्प, गुलाबी पुष्प अपने जनकों के साथ अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। सभी बच्चों ने उतार लिया होगा? हाँ जी, चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलो। यहीं से आगे चलूंगा बेटा, मैं यहां से मैं आगे चलूंगा, ठीक है? देखो बेटा, अब देखो हमारे पास में क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मिला है बेटा मेरे को। ये क्या चीज है? ये भाई पिंक फ्लावर है। कैसा फ्लावर है बेटा? पिंक फ्लावर है। तो क्या ये लगता है कि ये लाल पुष्प से पैदा हो सकता है? क्या ये लगता है कि सफेद पुष्प से पैदा हो सकता है? इस प्रकार के पुष्प F1 पीडी किसी भी तरीके से अपने जनकों के साथ में समानता प्रदर्शित नहीं करती। हम कह सकते हैं कि F1 पीडी में प्राप्त गुलाबी पुष्प अपने जनकों के साथ क्या है? अपूर्ण रूप से प्रभाविता प्रदर्शित कर रहे हैं। किसने क्रॉस किया? इसके साथ। इसके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक महाराज, इसने क्रॉस किया इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसने क्रॉस किया इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसने क्रॉस किया इसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल आर। पता लग गया कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें? अरे बेटा कौन सी जनरेशन प्राप्त हुई? किस विधि के द्वारा हुई? पर परागण या स्वपरागण? स्वपरागण के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। हो गई प्राप्त? आ जाओ भाई, क्या लिखोगे इसके बारे में? क्या लिखोगे? कैसा पौधा ये? अरे बोलो। शुद्ध लाल, शुद्ध लाल। ये कैसा है? अरे बोलो। शुद्ध सफेद है। ये दोनों कैसे हैं? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्यों बोलोगे शंकर लाल यार? पार्वती मत बोल देना कहीं पे। अरे बेवकूफो, गुलाबी है ये, अंधे कहीं के।
यार बावड़ी पूछ हो गया, यही तो बता रहा है अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? तुम मुझे बताओ, ये शंकरलाल कैसे हुआ? ये मोहनलाल बना दो, शंकरलाल किसी के पापा का नाम होगा शंकरलाल। अरे ये गुलाबी है, क्या पढ़ रहे हो? ये गुलाबी है, ये गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए अपने को। यही तो अंतर बता रहा है अपने को। ये प्रभाविता के नियम के साथ, प्रभाविता का नियम अशुद्ध क्यों है? अपूर्ण प्रभाविता के कारण। क्यों? ये क्या बता रही है? लाल पुष्प मिल गए, शुद्ध सफेद पुष्प मिल गए, तो ये भी शुद्ध कहां पे है? ये भी तो शुद्ध ही है, लेकिन है गुलाबी है। कैसे है बेटा? ये गुलाबी है। तो बेटा मैं ध्यानपूर्वक काम करना है इसके अंदर, अब सुन लो ध्यान से। मैं इसमें बना रहा हूं, चेकर बोर्ड भी बना देता हूं। शाबाश, ये लो चेकर बोर्ड भी बन गया आपके लिए। एक तरफ नर पुष्प, एक तरफ मादा पुष्प। हाँ जी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या बन गया? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये लो बन गया। चेकर बोर्ड में सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। फिर लिख रहा हूं बेटा मैं जीनोटाइप, जीन प्रारूप। अब ये आप लिखो, लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। शाबाश, जल्दी करें। ये हम इसको चेकर बोर्ड में ले गए, आगे जाता है ये चेकर बोर्ड में। चेकर बोर्ड के खोजकर्ता कौन थे? आरसी पुन्नेट। कौन थे बेटा? आरसी पुन्नेट ने चेकर बोर्ड का प्रतिपादन किया था। कौन सी पीढ़ी को मापने के लिए? F2 पीढ़ी को मापने के लिए। F2 पीढ़ी के बारे में बताता है। बताओ बेटा क्या बनेगा इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप? शाबाश, जो बताएगा ये घर पे ले जाना पेन अपने, जल्दी बताओ, दिमाग लगा के बताओ फटाफट। क्या लिखूं? 1:2:1। इधर क्या लिखूं? या वो नीचे लिखना था? वो नीचे लिखना था, चलो मिटा दिया। 1:2:1 लिख दिया। ऊपर क्या लिखूं? 3:1। 3:1 लिखूं क्या? लिख दो 3:1। अरे बावड़ी बच्चों, एकमात्र ये नियम चल रहा है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समान होंगे। गुलाबी पुष्प तुम्हें बाहर से देखने पे गुलाबी दिख रहा है, तो उसके अंदर से देखने पे वो गुलाबी दिखेगा। बेवकूफ हो, क्यों नहीं समझे इस बात को? अरे गुलाबी पुष्प है, कितने उसके जीन में घुस जाओगे, आंतरिक संरचना में जाओगे, तब भी वो गुलाबी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीन क्या दिखाई दे रहे हैं? ये गुलाबी है भाई। इधर देखोगे ये लाल मिलेगा, इधर देखोगे सफेद मिलेगा, शंकर लाल नहीं मिलेगा भाइयों। समझो इस चीज को। क्लियर हुआ? क्या नियम, क्या कौन सा क्वेश्चन आया शानदार हमारे पास में? ये क्वेश्चन आ गया, वह प्रक्रिया, अनुवांशिकता की वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों एक समान पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे इसे? अपूर्ण प्रभाविता। लिख लेना, 10,000 प्रति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए। समझ आ गई बात बेटा? एकमात्र ऐसा प्रयोग जिसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों एक जैसे पाए जाते हैं। अब जीन प्रारूप में क्या, अनुवांशिक स्तर पे देखोगे तो आप पहले मुझे ये बताओ, बाहर से देखने पे कौन सा अनुपात प्राप्त हो रहा है? एक लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प, 1 सफेद पुष्प। अब जब इसकी अनुवांशिकी देखोगे तो भी तो हमें यही प्राप्त हो रहा है, 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट पेज पे चलो, लगाओ हेडिंग, लिखो द्विसंकर संकरण प्रयोग, दूसरा प्रयोग मेंडल का। द्विसंकर, देखो द्विसंकर, दो संकर मिल रहे हैं अपने को। द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन कौन बताएगा? परिभाषा कौन बताएगा इसकी?
क्या बोलेंगे? दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस, दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस, मध्य क्रॉस आ जाएगा। दो जोड़ी की बात आ रही है बेटा, किसकी बात आ रही है? दो जोड़ी की बात आ रही है। तो क्या बोलूंगा मैं? दो लक्षण। अब अगर मैं एक जोड़ी बोलूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षण, तो हमें यहाँ पे कौन से लेने हैं? दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेने हैं बेटा अपने को। चलते हैं नंबर 1 पे। हमने पहला क्या लिया है? हमने लिया है बीज की आकृति, और दूसरा कौन सा लिया बेटा अपन ने? बीज। अरे बताओ सात लक्षण कौन से थे? क्या लूं? बीज की आकृति ले ली एक तो अपने को, या तो झुर्रीदार मिलेंगे, या गोल मिलेंगे, या तो राउंड मिलेंगे, या रिंकल्ड मिलेंगे। बात समझ में आई ना? तो गोल या झुर्रीदार दो कैरेक्टर होगी। अब क्या लूं? बीज का रंग ले लें? चलो बीज का रंग लेते हैं बेटा। बीज का हमने रंग ले लिया। याद रखना, लिए जाने वाले दोनों कारक मेंडल के चुने हुए 7 लक्षणों में से ही होना चाहिए। ओके, अब चलता हूं बात बेटा मैं इसके ऊपर। अब बीज की आकृति ली है, या तो आकृति कैसी हो सकती है बेटा? बीज की आकृति गोल, कैपिटल आर कैपिटल आर, या कैसी हो सकती है? अपने बोलेंगे झुर्रीदार। झुर्रीदार के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। एनी डाउट? किसी बच्चे कोई दिक्कत है? क्लियर? अभी चलते हैं बेटा अपने बीज के रंग के लिए। क्या लें बताओ? या हरा या सफेद, यही होता है। या तो हरा ले लेंगे या सफेद ले लेंगे। तो अगर अपने बोलते हैं हरा, हरे के लिए क्या बोलेंगे? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। और किसके लिए लें? सफेद के लिए लें, तो सफेद के लिए क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? दो एग्जांपल ले सकते हो आप। तो बीज का एक कोई भी, क्या लिखा हुआ? दो जोड़ी, एक जोड़ी दो जोड़ी। एक जोड़ी मतलब एक के दो लक्षण है, दूसरे के फिर दो लक्षण है। अगर बोला दो जोड़ी विप्रयासी लक्षण है, तो इनके कितने कारकों के मध्य क्रॉस हो रहा है बेटा? ये अरे कितने कारकों के मध्य क्रॉस हो रहा है? 4 कारकों के मध्य बेटा क्या चल रहा है? ये क्रॉस चल रहा है। कोई डाउट? किसी बच्चे कोई परेशानी? क्लियर हो गया? अब लिखने को चाहे मैं पौधे की लंबाई ले लेता, यहाँ पे कैपिटल टी कर देता, जैसे अच्छा लगता वैसे कर लेते अपने। तो ये है विपरीत लक्षणों के मध्य करवाया जाने वाला क्रॉस। अभी चलता हूं इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, कैसे पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टॉपिक चलेगा जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में नंबर 1 पे लिखेंगे जनक ए का क्रॉस किससे करवा रहे हो? जनक बी के साथ में क्रॉस करवा रहे हो। जनक ए कौन है? आर, क्या दिक्कत है भाई? जनक ए में क्या ले बेटा बताओ? आर आर डब्ल्यू डब्ल्यू। एक मिनट रुको, एक सेकंड, इसमें एग्जांपल छूट तो नहीं आ रही, एक मिनट रुको। आप एक काम करो यार, एक सेकंड रुको बेटा, थोड़ा सा आसान करता हूँ, याद करने वाला बना के देता हूँ आपको, बढ़िया। ये आपको याद रहेगा, ये भूल जाओगे आप। ये ना कई 2-3 एक्सपेरिमेंट और है, तो गोड़ गोड़ कर दोगे आप। आप लिखो इसके अंदर बीज का नहीं, बीज पत्र का रंग डालो आप। बीज पत्रों का रंग डालो। बीज पत्रों के रंग के अंदर आप लेके चलोगे यहाँ पे अपन, या तो लिखो पीला, अब सही रहेगा। पीला कैपिटल वाई, या बोलेंगे अपन हरा, स्मॉल वाई स्मॉल।
ये फिर मिसमैच नहीं होगा, ये एनसीईआरटी बोर्ड का कथन है, ठीक है बेटा। तो ये लेके चल रहे हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। बीज पत्र का रंग लिया है हमने, पीले के लिए कैपिटल वाई, हरे के लिए कैसा बेटा, जाओ अब चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। इधर ही चल रहा था और ये इसको अपने कर दिया कैपिटल वाई का क्रॉस करवा रहे हैं अपने, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या बोला इसको, लाल पीला, क्या बोलेंगे इसको, अरे क्या बोलूंगा, लाल पीला नहीं गोल पीला, बेटे गर्दन देख कैसे हिलाते हैं, गोल पीला। क्या बोलूंगा इसको मैं, झुर्रीदार हरा, यही नाम प्रयुक्त होंगे बेटा। चलो एक जोड़ा उतारते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर जोड़ा उतारा हमने, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का करवाया क्रॉस, कौन सी पीढ़ी बनी बेटा हमारे पास में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मिल गई पीढ़ी हमारे पास में बन गई F1 पीढ़ी। हमने किसके द्वारा प्राप्त की है, बोलेंगे पर परागण के द्वारा प्राप्त की है। एनी डाउट किसी बच्चे को, ये पीढ़ी हमेशा कैसी होगी, हमेशा कैसी होगी बेटा, संकर पीढ़ी प्राप्त होगी। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ बेटा सभी को। ये चल रहा है हमारा द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड का क्रॉस चल रहा है बेटा। ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो जोड़ी विप्रासी लक्षण चल रहे हैं, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी, दोनों के बीच में चल रहा है क्रॉस। बन गया हमारे पास में F1 पीढ़ी, क्या बन गई बेटा, अरे क्या बनी, F1 पीढ़ी। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी का निर्माण कैसे करेगी, कैसे करेगी बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है हमें F1 जनरेशन का, संकर प्रजाति है। ये आगे कैसे बनाएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अभी ये मैच करेगी इसके साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई, अभी ये मैच करेगी इसके साथ में, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप क्वेश्चन आता है कि सर अब आपने कैपिटल वाई को पहले क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बताओ भी, मैंने यहाँ पे स्मॉल आर को नीचे पहले क्यों लिखा है, ये अलग कारक है, ये अलग कारक है, इनको मैं मैच नहीं कर सकता, दोनों को अलग अलग कारक है। हाँ एक ही के दोनों होते तो मैं कर देता, यही तो फिर है द्विसंकर संकरण प्रयोग, और किसको बोलेंगे, ठीक है। फिर चलता हूं मैं इधर, ये बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गई हमारे पास में F2 पीढ़ी मिल गई। किसके द्वारा मिली है हमें, ये स्वपरागण के द्वारा मिली है, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा बनी है। ईमानदारी से मुझे बताना कितने प्रतिशत बच्चों को ये क्रॉस करने आते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, कितने बच्चों को आज तक ये समझ आया है कि ये वास्तव में कैसे क्रॉस कर रहा है। जिनको नहीं आया, ईमानदारी से नहीं आया बेटा, नहीं पता लगा, सच में बताओ मेरे को, पता लगा कि नहीं लगा। देखो ध्यान से, पहला क्रॉस करता है तीसरे के साथ, सबसे पहले हो गया, फिर पहला क्रॉस करता है चौथे के साथ, पहला पहले तीसरे के साथ में जुड़ेगा, ये बना, फिर चौथे के साथ में जुड़ेगा, ये बना, फिर दूसरा क्रॉस करेगा तीसरे के साथ में, ये लो इसने इसके साथ में, और फिर क्रॉस करेगा दूसरा चौथे के साथ, इसके साथ। कंफर्म हुआ आपको, इजीली समझ आ गया, बता देना मेरे को बेटा, कोई बात नहीं। अब मुझे इसका नाम बताओ बेटा, लड़कियों में बेटा आप कॉर्नर में बैठी हो, बताओ इसको क्या बोलूंगा मैं। ये मैंने पौधे प्राप्त किए हैं, इसमें कैसे पुष्प लगे हुए हैं बताओ, इसके बीज कैसे हैं, इसके पुष्प कैसे हैं, बताओ मेरे को फटाफट। चलो ये एक्चुअली में ये बीजों का ही है, तो बताओ इसके बीज कैसे मिलेंगे। हमने लिख दिया गोल पीला, ऐसे मिलेगा भाई। ये कौन सा मिलेगा, ये वाला, ये बताओ बेटा क्या है, क्या बोलूंगा, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, अरे बोला करो गोल, और नीचे वाला क्या है, ये हरा। इधर चलता हूं, ये क्या है,
अरे बोलो। झुर्रीदार पीला, और ये झुर्रीदार हरा। लग गया बता? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट? यहां तक किसी को परेशानी? अभी चलूंगा मैं चेकर बोर्ड की ओर। चेकर बोर्ड में जा रहे हैं बेटा, आरसी पुन्नेट के द्वारा दिया हुआ चेकर बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं अब अपने। सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग किया करो। चलो पक्का? देखो बेटा, अभी बनाते हैं अपन चेकर बोर्ड। नर पुष्प, मादा पुष्प। चलो इधर पीढ़ी करना। क्या प्राप्त हुआ है अपने को? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लो भाई, सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। करेंगे क्रॉस। सभी बच्चे पहले बनाओ, बढ़िया बढ़िया ही, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। सभी बच्चे पहले इसको बना लो, गलती नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर किसी प्रकार की। हर चीज सिखाऊंगा आपको मैं तो एक दो भरूंगा, बाकी आपने भरने इसके अंदर सारे जितने भी हैं। मैं तरीका सिखा रहा हूं, अगर बना लिया हो तो तरीका देखें बेटा। बेटा ऊपर मुंह करें, तरीका देखें पहले कैसे बनेगा ये। पहले ये युग्मक जुड़ेगा इसके साथ में, ये जुड़ेगा इसके साथ। प्राथमिकता पहले वाले को देनी है सबसे पहले। इधर से सीरीज, इस सीरीज में आगे वालों को, और इस सीरीज में ये आगे वालों को। क्या बना ये? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। बना या नहीं बना? नीचे वाला क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बना दिया। चलो भरो बेटा, क्या बात। लेकिन बात सुनो ध्यान से, और बढ़ के दिखाता हूं आपको मैं। अभी इधर भी क्या बन गया? कैपिटल आर कैपिटल आर। इन दोनों में पहले क्या लिखूंगा? प्रभावी कारक। क्या लिखूंगा बेटा? प्रभावी कारक। ये छोटी वाई इधर जाएगी। अब समझ में आ गई चीजें? फटाफट फिनिश करें। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई। और ये पता ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये फटाफट इसको फिलअप कर लें। ध्यानपूर्वक करें, गलती नहीं करनी इसके अंदर किसी भी बच्चे ने। जल्दी करें फटाफट। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
यार आर क्यों आ जाएगा, मैं इसको देख रहा हूँ ऊपर पड़ा हुआ है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये लो सभी बच्चों ने रेडी कर दिए होंगे, शाबाश, मुझे लगता है मेरे से पहले ही कर दिए होंगे, वेरी गुड। लगाओ बेटा हेडिंग, सबसे पहले चलते हैं इसके फिनोटाइप। कहाँ चल रहे हैं बेटा अपन, लक्षण प्रारूप के ऊपर। ये लो मित्रों, लक्षण प्रारूप की बात आती है तो हम इसका लक्षण प्रारूप कितना लिखेंगे, आता है किसी बच्चे को, कोई है दम रखने वाला, कोई 9:3:3:1। ये लो, अब ये ढूंढने हैं कि ये 9:3:3:3 कौन से, देखो ध्यान से, पहले वाले ये 9 कारक वो कारक हैं जिसमें आपको हो सकता है दोनों आर प्रभावी मिले, हो सकता है एक आर प्रभावी मिलेगी। नंबर 2, कैपिटल वाई दोनों भी प्रभावी हो सकती है और कोई एक कारक भी प्रभावी हो सकता है, ये दोनों कारक मिले, देखो कहां कहां पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पड़े हुए, ये 9 कारक है। देख लो जरा आप इसके अंदर, आपको इसके अंदर ऐसी अवस्था मिलेगी ही, क्या कर सकते हो इसको और याद करने के लिए, लो लिखो कर ध्यान से, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से नाम लिखो फटाफट इनके लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 3, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई ये वाली अवस्था कितने पड़े हुए हैं, ये 4 कारक पड़े हुए हैं अपने पास सीधे, 1 2 3 4 तो वही मिल जाएंगे। इनकी संख्या कितनी मिलेगी आपको, इनकी संख्या मिलेगी आपको 4, ओके। इसकी संख्या कितनी मिलेगी, 1, इनकी संख्या कितनी है, 2, एक ये पड़ा और ये पड़ा, दोनों समान मिलेंगे आपको, एक जैसे मिलेंगे, ये लो इसकी संख्या होती है 2, इसकी संख्या कितनी है, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, ये भी दोनों क्या मिलेंगे आपको, समान मिलेंगे, अरे नहीं एक मिलेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, ठीक है, 2, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 और 1 मिल गया, हाँ ठीक है, सुन गई बात बेटा, हो गए 9 या नहीं हुए, गिनो, 1 3 3 2 5 5 और 4 9। अब बात करते हैं इस 3 की, इस 3 की क्या प्राथमिकता रहेगी, केवल आगे वाला कारक जो है, इन दोनों में आगे वाला कारक कौन है, इन दोनों में आगे वाला कारक कौन है, तो अब आर को प्राथमिकता मिलेगी पहले वाले लक्षण को, तो इसमें केवल आपको ये तो था 9 वाली सीरीज का, अब चलता हूं मैं 3 वाली सीरीज का, इसमें आपको आर की प्राथमिकता मिलेगी, बाकी सारे लेटर आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर बेटा, क्या मिलेंगे, अप्रभावी कारक मिलेंगे। गिनो कौन कौन से हैं वो 3, 1 पढ़े हैं दोनों प्रभावी, 2 पढ़ा 1 प्रभावी, बाकी सारे अप्रभावी, और ये पढ़ा 3, मिल गया, मिला या नहीं मिला, देखो ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक मिल गया, दूसरा कौन सा मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये पढ़ा, और इसके जैसा ये पढ़ा, सेम ये मिल गए, ये 2 हो जाएंगे और ये कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 और 1 कितने हो गए बेटा, कितने हो गए। अब इस 3 में क्या मिलना चाहिए, इसमें आर प्रभावी गुण में आएगा या वाई प्रभावी गुण में आएगा, वाई आएगा, यहाँ आर और वाई दोनों थे, यहाँ अकेला आर मिलेगा, यहाँ अकेला वाई मिलेगा, और इसमें कोई भी प्रभावी नहीं मिलेगा। अब ये अकेला जो पड़ा हुआ है ये कहाँ मिलेगा बेटा, बताओ मेरे को कहाँ पड़ा हुआ है,
सबसे नीचे ये पड़ा हुआ है शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरा, ये लो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये पड़े। अब ये तीन गिनने, ये तीन कहां पे, ये पड़े तीन, देख लो एक जैसे है या नहीं है, बताओ मेरे को। केवल कैपिटल वाई, इसमें दोनों कैपिटल वाई, इसमें एक कैपिटल वाई, इसमें एक कैपिटल वाई, ये तीन पड़े हुए हैं, ये तीन ये और एक अंत में रह गया। कन्फर्म हुआ। ये है द्विसंकर संगण प्रयोग। चक्कर बोर्ड की सहायता से बता दिया मैंने आपको कि इसका लक्षण प्रारूप कितना होता है, 9:3:3:1। कन्फर्म हुआ, सभी को समझ में आया। अब लगाओ इसकी हेडिंग जीन प्रारूप के लिए। जीनोटाइप की, ये लो मित्रों, जीनोटाइप में कैसे जाएगा, अनुपात देखो ध्यान से, अब भूल मत जाना, 1:2:2:2, 4:1:1:1:2:1। गिनो भाई, एक, ये एक कौन सा हो सकता है बताओ मेरे को। अरे ये वाला, ये वाला, ये वाला ये हो सकता है, पहले पहले वाला। और ये अंतिम वाला कौन सा हो सकता है, हो सकता है, गिनो कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। इसका अनुपात कितना था बेटा, इसका क्या मतलब था 16, तो इसका मतलब भी क्या जा रहा है बेटा, हमारे पास में कितने कारक प्राप्त हो रहे हैं बेटा, 16, 16 युग्मक प्राप्त हो रहे हैं बेटा। आपको कंप्लीट हुआ, युग्मक नहीं युग्मनस, क्या होंगे बेटा, युग्मनस प्राप्त हो रहे हैं, 16 सीड प्राप्त हो रहे हैं, 16 बीज प्राप्त हो रहे हैं। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ये अनुपात है इसका, आप इसको अपनी सामान्य भाषा के अंदर 12 24 12 12 1 भी कह सकते हो, वो आपकी इच्छा है भी आपने इसको कैसे याद करना है। इसके अंदर भी हमने यही चीजें ढूंढ ली। अब ये जो चार पड़े हुए हैं, ये चार कौन से हो सकते हैं, ये चार वो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बड़े, ये सीधी लाइन के अंदर ये बड़े। बात क्लियर हुई। अब आपने इस चक्कर बोर्ड के अंदर जीनोटाइप को ढूंढना है, भी एक कारक है तो वो ये है, दो जो लिखे हुए हैं ये है, ये आगे वाले दो है ये है, इस तरीके से आपने इसकी प्राप्त, ये आपका घर का कार्य रहेगा आज, अपने आपने घर पे करना ही करना है इसको। कन्फर्म हुआ। सेकंड शीट के ऊपर जा रहा हूं मैं, फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में बता दिया, रिपीट कर रहा हूं दोबारा। अगर क्वेश्चन आए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, तो बोलेंगे 3:1। जीनोटाइप क्या है, बोलेंगे 1:2:1। यदि बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या रहेगा, 9:3:3:1 रहेगा। और जीनोटाइप क्या रहेगा, 1:2:4:1:1:2:1:1:1 जो भी है, ठीक है बेटा, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। क्लियर हुआ, लगाओ हेडिंग निष्कर्ष, लिखे इसके अंदर फटाफट। द्विसंकर संकरण प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला, क्या है निष्कर्ष, निष्कर्ष की बात चलते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखे बेटा, लिखे। चलो एक प्रश्न भी लिखवा देता हूं आपको इसके अंदर, लिखो पहला इसमें क्या आएगा, निष्कर्ष क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर, आप लिखो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण प्रयोग पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मेंडल के तीसरे नियम, मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्ययों के नियम पर आधारित होता है। मेंडल का जो तीसरा जो लॉ था, तीसरा नियम, तीसरा नियम कौन सा है बेटा, कौन सा नियम है,
स्वतंत्र अपव्यून का नियम, ये लो बेटा, स्वतंत्र अपव्यून का नियम, स्वतंत्र अपव्यून का नियम पर आधारित होता है। स्वतंत्र अपव्यून के नियम पर आधारित होता है। स्वतंत्र अपव्यून के नियम पर आधारित होता है। पता लग गया? क्वेश्चन बोलूं, एकल संकर संकरण प्रयोग मेंडल के कौन से नियम पर आधारित था? पहले नियम पे। उस पहले नियम का नाम क्या था? प्रभाविता का नियम। द्विसंकर संकरण प्रयोग मेंडल के कौन से नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर। तीसरे नियम का नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यून का नियम। दो नियम पता लग गए। प्रभाविता का नियम शुद्ध था या अशुद्ध था? अपवाद ग्रसित था। प्रभाविता के नियम के कितने अपवाद थे? पहले का नाम क्या था? पूर्ण प्रभाविता। दूसरे का नाम क्या था? सह प्रभाविता। तीसरे का नाम क्या था? अपूर्ण प्रभाविता। पढ़ा हमने? अभी हमने पढ़ा द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग पूरी तरीके से कौन से नियम पर आधारित है? स्वतंत्र अपव्यून के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, स्वतंत्र नियम अपव्यून का नियम भी कैसा नियम है? अरे कैसा नियम है? अशुद्ध है, अपवाद ग्रसित है बेटा। ये भी अपवाद ग्रस्त है, सही नियम नहीं है। आई बात? एक छोटा सा प्रश्न लिखो, छोटा सा प्रश्न लिखो, एक कभी पेपर में पूछा जाता है। लिखेंगे, क्वेश्चन टाइप बनाता हूं बेटा इसको मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन जो मैं बोल दूंगा थोड़ी में सुन लेना आप। लिखेंगे, स्वतंत्र अपव्यून, स्वतंत्र अपव्यून दर्शाने वाले लक्षणों की जीन, स्वतंत्र अपव्यून दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अपव्यून दर्शाने वाले लक्षणों की जीन वाले लक्षणों की जो जीन होती है कि जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है, पर पाई जाती है। जैसे, कैसे? कैसे? आप भी बोल दो कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे। देखो, ऐसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आई समझ में? पता लग गया? द्विसंकर संकरण प्रयोग स्वतंत्र अपव्यून के नियम पर आधारित है। स्वतंत्र अपव्यून का नियम अपवाद ग्रसित है, शुद्ध नहीं है। स्वतंत्र अपव्यून के नियम के बारे में ये क्वेश्चन आएगा, किस भाषा में क्वेश्चन आएगा? सुनो ध्यान। क्या लिखेंगे? मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार स्वतंत्र अपव्यून की स्थिति दर्शाने वाले जीन किस प्रकार के गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं? एक ही गुणसूत्र पर, अलग अलग गुणसूत्रों पर, एक गुणसूत्र पर दो, एक गुणसूत्र पर एक एक, अलग अलग गुणसूत्रों पे मिलेंगे। कन्फर्म हुआ बेटा? कहने का मतलब स्वतंत्र अपव्यून दर्शाने वाले लक्षणों की जो जीन्स होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं पाई जाती। वो कहां पाई जाएंगी? वो अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाएंगी। जैसे क्लियर हुआ? समझ में आया? हेडिंग डालो, स्वतंत्र अपव्यून का नियम। जल्दी करो फटाफट। स्वतंत्र अपव्यून का नियम, स्वतंत्र अपव्यून का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये बोलते हैं ना इसे, स्वतंत्र अपव्यून का नियम। स्वतंत्र अपव्यून का नियम। छोटी सी परिभाषा लिखो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी करें। लिखें, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर, दो जोड़ी
विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर, लक्षणों के मध्य जब आप क्रॉस करवाओगे, के मध्य क्रॉस करवाने पर F1 पीडी में प्रभावी कारक व अप्रभावी कारकों युक्त F1 संकर संतति का निर्माण होता है। F1 संकर संतति का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे मित्रों? इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है या नहीं होता? अरे होता है। संतति का निर्माण होता है जिसमें प्रभावी कारक अप्रभावी कारक, प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के साथ F2 पीढ़ी के निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अपव्यून करता है। स्वतंत्र रूप से अपव्यून करता है मतलब प्रभावित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कैपिटल आर, कैपिटल, आप इसको यूं बना दें, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना था, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना था, स्मॉल आर कैपिटल वाई बना था, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। क्या बोला मैंने? F1 पीढ़ी में संकर संतति में प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के साथ रहते हुए बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए, भाई ये गोल है, ये रंग है, ये आकृति रंग को कैसे प्रभावित करेगी? ताऊ करेगी नहीं। ये कैपिटल हार है, ये स्मॉल वाई, ये गोल हरे को कैसे प्रभावित करेगा? गोल कहता मैं गोल हूं, हरा कहता मैं हरा हूं, डजंट मैटर। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के साथ साथ पाया जा रहा है, कोई लड़ाई लप्पा नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर होता है, उसे पता है अभी झेलना ही है, तो पटरी चलती रहती है, रो के झेलो पिट के झेलो पर झेलना ही पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है? प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के साथ में रहता हुआ बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अभिगमन कर जाता है। कर गया बेटा, अभिगमन कर गया। ये इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यून का नियम। बोल दिया, क्लियर हुआ? लिखो, स्वतंत्र अपव्यून का नियम का अपवाद क्या है? लगाओ हेडिंग, लिखेंगे सहलगनता लिंकेज। ये लो जी, सहलगनता लिंकेज। अब ये बताएगा कि कर्मकांड कैसा हुआ है। ठीक है, ये द्विसंकर संकरण प्रयोग स्वतंत्र अपव्यून के नियम पर आधारित था। स्वतंत्र अपव्यून का नियम तो क्या कहता है कि सारे जितने भी जो है लक्षणों वाले जो जीन है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जा रहे हैं। किसमें पाए जा रहे हैं बेटा? अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जा रहे हैं। इसका अपवाद, इस बात का अपवाद क्या है? सहलगनता। तो पहला प्रश्न क्या आया? सहलगनता प्रक्रिया मेंडल के किस नियम का अपवाद माना जाता है? प्रभाविता के नियम का या स्वतंत्र अपव्यून के नियम का? स्वतंत्र अपव्यून के नियम का अपवाद क्या है? सहलगनता है। चलें थोड़ी के अंदर, चले हेडिंग के अंदर। अभी देखो थोड़ा सा, देखो हेडिंग हमारी ये आई सहलगनता लिंकेज। सहलगनता, हाँ बस। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करने में सहयोगी होगा। आप टॉपिक को पढ़िए,
समझिए, वीडियो देखिए। यदि संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिए। मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।